नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद आशु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने इसको शुरू किया था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से कुछ समय इस पर वीडियो नहीं डाल पाई। अब पुनः आपका इस पर एक बार स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राजस्थान की कला व संस्कृति, और उसमें हमने एक टॉपिक राजस्थान के त्योहार से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी, और उसी प्रकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान की हर वैकेंसी में उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के दुर्ग। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनसे जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उन सभी के बारे में जो आने वाली हमारी क्लासें हैं उनमें हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे हर एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो रहता है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि दुर्ग होता क्या है। तो दुर्ग राजा या जो महाराजा थे रियासती काल में, उनका जो निवास स्थान था, रहने का जो स्थान था, उसे क्या कहा जाता था? दुर्ग या गढ़ कहा जाता था। जिसके अंदर राजा तथा उसकी सेना के रहने के लिए सुरक्षित स्थान हो उसे गढ़ या दुर्ग कहा जाता था। तथा उससे छोटा भवन जिसके अंदर की उसके कुछ संसाधन उपलब्ध हों उसे किला कहा जाता था। यानी दुर्ग से जो छोटा होता था उसे क्या कहते थे? किला कहते हैं। लेकिन दुर्ग या गढ़ जो है वो एक ही शब्द है, जो किसके लिए? राजा या महाराजा का निवास स्थान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगली बात कि जो दुर्ग है इसकी अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग, सबसे पहले हम भारत की बात कर रहे हैं, और भारत में सर्वाधिक दुर्गों की जब बात आएगी तो भारत में पहले नंबर पर किसका स्थान आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भारत में सर्वाधिक दुर्ग है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर स्थान आता है किसका? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। दुर्गों की दृष्टि से दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश। फिर हम बात करते हैं तीसरा स्थान, और तीसरा स्थान किसका है? हमारे राज्य राजस्थान का। तो दुर्गों की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय, यानी तीसरा स्थान है। तो दुर्ग क्या होते हैं? राजा या महाराजा के रहने का जो स्थान था वो या निवास स्थान था उसे दुर्ग कहते हैं। और भारत के अंदर सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और हमारे राजस्थान का पूरे भारत में दुर्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है इसके अंदर लगभग कितने दुर्ग है। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अगर हम बात करें कि राजस्थान में लगभग दुर्ग, तो राजस्थान में अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग 250 से अधिक दुर्ग हैं। कितने? 250 से अधिक दुर्ग पूरे राजस्थान के अंदर माने जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई एग्जाम में पूछी जाती है, वीर विनोद। किसके द्वारा लिखी गई? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। वीर विनोद जो कि श्यामल दास के द्वारा लिखी गई, इस रचना के अनुसार राजस्थान के अंदर लगभग कितने दुर्ग माने गए हैं? 200। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में कितने दुर्ग हैं? तो 200 दुर्ग बताए गए हैं। तथा इसमें कहा गया है कि इन 200 में से 84 दुर्ग कहाँ पर है? मेवाड़ रियासत में। 200 में से 84 दुर्ग किस रियासत में माने गए हैं? मेवाड़ रियासत में माने गए हैं। तथा इन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, इन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया।
इन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस कारण महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो हमारे जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उसका जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और स्थापत्य कला क्या होती है? तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्थापत्य कला यानी भवन जिसके अंदर हवेलियां, बावड़ियां, मंदिर या दुर्ग निर्माण की जो शैली होती थी उसे क्या कहा जाता था? स्थापत्य कला कहा जाता था। तो राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग? 250 से अधिक दुर्ग माने गए हैं। लेकिन श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार कितने दुर्ग हैं? 200। और इनमें से 84 दुर्ग किस रियासत में माने गए हैं? मेवाड़ रियासत में, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दुर्गों का वर्गीकरण, कि हमारे जो दुर्ग हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और किसके द्वारा किया गया, उनके बारे में हम जो है आगे बात करते हैं। तो देखिएगा वर्गीकरण, पहली बात आती है कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कहते हैं आचार्य मनु के द्वारा मनु स्मृति में किया गया। तो दुर्गों का सर्वप्रथम हमें जो वर्गीकरण है किसमें मिलता है? मनु स्मृति में। लेकिन इसमें दुर्गों के कोई प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं ये बात नहीं बताई गई। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कि दूसरा वर्गीकरण। तो राजस्थान में दूसरा जो वर्गीकरण है वो कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने दुर्ग की कितनी श्रेणियां बताई? 4 श्रेणियां बताई। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा बताई गई श्रेणियां कौन सी है या नहीं है। कैसे प्रश्न आएगा आगे हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि 4 श्रेणियां कौन सी है। तो इन्होंने बताई सबसे पहले 1 नंबर पर ओदुक श्रेणी। पहली श्रेणी का नाम क्या है? ओदुक श्रेणी। दूसरी इन्होंने कहा वन श्रेणी। इसके बाद में 3 नंबर पर पर्वत या इसे हम कह सकते हैं गिरी श्रेणी। और इसके बाद में चौथी श्रेणी इन्होंने बताई धान वन श्रेणी। कौटिल्य के द्वारा कितनी श्रेणियां बताई गई? 4, जिनमें पहली ओदुक श्रेणी, फिर वन श्रेणी, फिर पर्वत या गिरी श्रेणी और चौथी कौन सी है? धानवन श्रेणी। अब देखो इनकी परिभाषा की बात करते हैं कि ये जो श्रेणी है वो किसको कहा जाता था? तो ओदुक, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो। चारों ओर क्या हो? जल हो। जो जल से घिरा हुआ दुर्ग है उसे क्या कहा जाता है? ओदुक श्रेणी का कहा जाता है। और ध्यान रखना आगे हम इसके बाद में तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसमें आएगा जल दुर्ग। जल दुर्ग जो है वो शुक्र नीति में बताया गया है और ओदुक जो श्रेणी का दुर्ग है वो किसमें बताया गया है? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा बताया गया है। तो ओदुक श्रेणी का दुर्ग कौन सा? जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। उसके बाद में वन, नाम से ही हमें पता चल रहा है जिसके चारों ओर क्या हो? वन हो। चारों ओर वन या घने जंगल के मध्य स्थित जो दुर्ग होता है वो किस श्रेणी का? वन श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। इसके बाद में पर्वत या गिरी श्रेणी, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पठार या पर्वत पर स्थित हो। पहाड़ी, पठार या पर्वत पर स्थित दुर्ग जो है उसे क्या कहा जाता है? पर्वत या गिरी श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। और उसके बाद में चौथी महत्वपूर्ण श्रेणी है धानवन श्रेणी। ऐसा दुर्ग जो कि समतल या मरुस्थल के बीच बना हो
यानी या तो समतल भूमि हो या किसी मरुस्थल के मध्य जो दुर्ग स्थित है वो किस श्रेणी का माना जाता है, धानवन श्रेणी का किला माना जाता है। तो ये जो चारों श्रेणियां हैं वो किसके द्वारा बताई गई, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा बताई गई। तथा कौटिल्य ने इन चारों श्रेणियों में से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसको बताया, तो पर्वत या गिरि श्रेणी को। तो चाणक्य के द्वारा इनमें से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसको बताया गया, तो पर्वत या गिरि श्रेणी को बताया गया। तो देखो इसके बाद में हम अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं। उससे पहले आप देखिएगा कि सर्वप्रथम वर्गीकरण कहां पर मिलता है, तो मनुस्मृति में मिलता है। चाणक्य या कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, तो 4 श्रेणियां बताई, जिसमें पहली ओदुक श्रेणी यानी जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, जल से घिरा हुआ दुर्ग। इसके बाद में वन श्रेणी यानी जो वन के मध्य स्थित हो या चारों ओर वन हो, वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, वन श्रेणी का दुर्ग। और इसके बाद में तीसरी श्रेणी है पर्वत या गिरि श्रेणी, यानी ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी, पठार या पर्वत पर स्थित हो, वो किस श्रेणी का कहलाता है, पर्वत या गिरि श्रेणी को। और इसको चाणक्य ने क्या बताया, दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी भी बताई। और चौथी श्रेणी कौन सी बताई, धानवन श्रेणी। और धानवन श्रेणी का दुर्ग वो होता है जो समतल भूमि या मरुस्थल के मध्य स्थित हो, उसे क्या कहेंगे, धानवन श्रेणी का दुर्ग कहेंगे। इसके बाद में हम तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। और तीसरा वर्गीकरण किया गया है किसमें, शुकर नीति के अनुसार। दुर्गों का तीसरा वर्गीकरण हमें किसमें मिलता है, शुकर नीति में मिलता है। और शुकर नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है, 9। कितनी श्रेणियां बताई गई है, 9 श्रेणियां बताई गई है शुकर नीति में। तथा जो शुकर नीति का वर्गीकरण है वो दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है। दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण कौन सा, शुकर नीति। और कितनी श्रेणियां बताई गई, 9 श्रेणियां बताई गई। याद करना इनको बहुत ही आसान है, एक छोटी सी ट्रिक में हम इनको याद करेंगे, देखिएगा कैसे। जैसे सप, सप, अप, ध्वज। ये लो हमारी 9 श्रेणियां हैं और इन 9 अक्षरों से हमारी 9 की 9 श्रेणियां याद हो जाएगी। जैसे देखिएगा, एक बार आप याद कीजिएगा, फिर हम इसको लिखेंगे। स से सहाय श्रेणी, प से पर्वत श्रेणी, फिर स से सैन्य श्रेणी, और फिर जो हमारा पे आ रहा है इसे पारिग्ध श्रेणी, ए से एर्ण श्रेणी, प से पारिक श्रेणी, ध से धानवन श्रेणी, व से वन श्रेणी, और ज से जल श्रेणी। अब हम पढ़ते हैं, देखो इन श्रेणियों के बारे में। पहली से कौन सी बताइए, सहाय श्रेणी, यानी 9 श्रेणियां कौन सी है, तो पहले से सहाय श्रेणी। उसके बाद में 2 नंबर पर प से पर्वत, या इसको क्या कहते हैं, गिरि श्रेणी भी कहा जाता है। फिर 3 नंबर पर जो स है, इससे सैन्य श्रेणी। तीसरी श्रेणी कौन सी मानी जाती है, सैन्य श्रेणी को माना जाता है। उसके बाद में चौथी प से पारिद श्रेणी, प से पारिद श्रेणी। फिर 5 नंबर पर जो यह है, इससे एरण श्रेणी, ऐसे एरण श्रेणी। उसके बाद में आगे जो प है, इससे 6ठी श्रेणी हो जाएगी पारिक श्रेणी। कौन सी, पारिक श्रेणी। इसके बाद में 7वीं श्रेणी ध से धानवन श्रेणी, 7वीं धानवन श्रेणी। 8वीं व से वन श्रेणी। और इसके बाद में 9वीं जैसे कौन सी, जल श्रेणी। ये जो है शुकर नीति के अनुसार 9 श्रेणियां बताई गई है और उनका अलग अलग विवरण दिया गया है। तो अब देखिएगा, शुकर नीति 9 श्रेणियां
दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण भी किसको माना जाता है? शुक्र नीति के अनुसार माना जाता है। हमें याद करनी है 9 श्रेणियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो इतना ही याद करना है। सप सप अप ध्वज, सप सप अप ध्वज, यानी से सहाय, पै से पर्वत या गिरी श्रेणी, फिर से सैन्य श्रेणी, पै से पारिद श्रेणी, फिर ऐसे एरण श्रेणी, फिर पै से पारिक श्रेणी, ध से धानवन श्रेणी, वै से वन श्रेणी और जैसे जल श्रेणी। ये हमारी 9 श्रेणियां होगी। अब हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले सहाय श्रेणी कौन सी होती है? तो ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने वाले बंधुजन निवास करते हो, यानी ऐसा दुर्ग जिसमें एक दूसरे की सहायता करने वाले, या हम इसके लिए कह सकते हैं जिसके अंदर राजा, उसकी सेना और प्रजा भी उस किले में रहती थी, वो किस श्रेणी का किला कहलाता है? सहाय श्रेणी का। और आगे हम जब किले पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे राजस्थान में इस श्रेणी के 2 किले माने जाते हैं जिन्हें हम लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, एक चित्तौड़गढ़ का किला और दूसरा जैसलमेर का किला। तो सहाय श्रेणी के 2 किले प्रमुख हैं, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा जैसलमेर का किला। फिर पर्वत श्रेणी या गिरी श्रेणी, अभी हमने तो चाणक्य में भी इसको पढ़ा था, यानी किसी पठार, पहाड़ी या पर्वत पर स्थित जो दुर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्वत या गिरी श्रेणी का किला कहा जाता है। जैसे बहुत सारे हमारे किले हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, ये पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इनको क्या कहते हैं? किस श्रेणी के किले होंगे? पर्वत या गिरी श्रेणी के। उसके बाद में सैन्य श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा दुर्ग जिसमें सेना रहती थी, जिसमें सेना निवास करती थी, वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? सैन्य श्रेणी का। और राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, अगर हम उनकी बात करें तो राजा अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखता था, इसलिए अधिकांश जो दुर्ग हैं वो किस श्रेणी के भी माने जाते हैं? सैन्य श्रेणी के। इसके बाद देखिएगा पारिद श्रेणी, इस श्रेणी में भी याद रखना है, जो पारिद श्रेणी है जिसके चारों ओर क्या हो? बड़ा परकोटा या दीवार बनी हुई हो, वो किस श्रेणी का होगा? पारिद श्रेणी, यानी जिसके चारों ओर क्या हो? बड़ा परकोटा बना हुआ हो या दीवार बनी हुई हो, वो किस श्रेणी में रखेंगे? उसको हम पारिद श्रेणी में। जैसे कुंभलगढ़ का किला जिसके चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो किस श्रेणी का किला माना जाता है? पारिद श्रेणी का। इसके बाद में एरण श्रेणी, एरण श्रेणी का किला जो है उसका वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दुर्गम या कठिन होता था, यानी जिस दुर्ग तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम या कठिन होता था उस दुर्ग की श्रेणी कौन सी? एरण श्रेणी। जैसे भी इसको याद रखना है कि इस श्रेणी का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है, तो इस एक को अगर हम हटा देते हैं, पीछे क्या बचा? रण। और रण से ही हम याद रखेंगे रणथंभौर का किला जो है किस श्रेणी का माना जाता है? एरण श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, देखिएगा 6ठी श्रेणी पारिक श्रेणी, इनको मैं एक बार हटा देता हूं। 6ठी श्रेणी है पारिक श्रेणी, इसकी परिभाषा देखिएगा, ख से याद रखना, पारिक है, ख से खाई, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई। जिस किले के चारों ओर खाई हो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? पारिक श्रेणी में। जैसे लोहागढ़ का किला या भरतपुर का जो किला है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? पारिक श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में धानवन श्रेणी, ऐसा किला जो समतल भूमि या मरुस्थल में बना हुआ हो या जिसके चारों ओर रेत के टीले हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? धानवन श्रेणी का किला कहते हैं। और इस श्रेणी का किला जैसे हमारा भटनेर का किला, इसके अलावा जूनागढ़ का किला और जैसलमेर का जो किला है वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं? धानवन श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद में वन श्रेणी, यानी चारों ओर वन हो, चारों ओर क्या हो? वन, वो किस श्रेणी का कहलाएगा?
वन श्रेणी का। और ऐसा अगर हम बात करें कि वन श्रेणी का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो वन श्रेणी का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो रणथंभौर के किले को माना जाता है। और उसके बाद में अंतिम श्रेणी है जल श्रेणी। जल श्रेणी यानी जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, चारों ओर जल से घिरा हुआ किला किस श्रेणी में रखा जाएगा, जल श्रेणी में। अब ध्यान रखिएगा, इस जल श्रेणी को शुकर नीति में जल श्रेणी कहा गया है, लेकिन कौटिल्य ने जिस दुर्ग के चारों ओर पानी है उसकी श्रेणी क्या बताई थी, ओदुक श्रेणी। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कौटिल्य के द्वारा इसे ओदुक कहा गया, लेकिन शुकर नीति में इसे क्या कहा गया है, जल श्रेणी कहा गया है। लेकिन दोनों की परिभाषा एक है, लेकिन नाम अलग अलग है। अगर ओदुक पूछा जाए तो कौटिल्य का वर्गीकरण है, और जल श्रेणी पूछी जाए तो किसके अनुसार वर्गीकरण है, शुकर नीति के अनुसार। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि शुकर नीति में 9 श्रेणियां बताई गई, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी बताई। तो ध्यान रखना, शुकर नीति के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है वो बताई गई थी सैन्य श्रेणी को। शुकर नीति में दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसे बताया गया है, सैन्य श्रेणी को बताया गया है। और हमने पढ़ा था कौटिल्य के द्वारा किसे बताया गया, तो पर्वत या गिरी श्रेणी को बताया गया। तो इस प्रकार से शुकर नीति में कितनी श्रेणियां हुई, 9 श्रेणी। याद रखना है, सप सप और ध्वज, स से सहाय, पै से पर्वत, फिर स से सैन्य, और फिर पै से पारिद, ऐसे एरण, फिर पै से पारिक, ध से धानवन, वै से वन, और जैसे जल। ये हमारी 9 श्रेणियां, और उन 9 श्रेणियों की परिभाषा हुई तथा उनके मुख्य मुख्य कौन से दुर्ग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि शुकर नीति के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी किसको माना गया है, सैन्य श्रेणी को माना गया है। अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है दुर्ग श्रेणियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो विभिन्न दुर्ग हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका निर्माण किसने करवाया। लेकिन तब इनके बारे में बार बार प्रश्न आएंगे, तो आपको सबसे पहले दुर्ग पढ़ने से पहले जो हमने श्रेणियां पढ़ी है ये आप सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद में हम हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें जो है अन्य दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।